हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जो 5 सेशन करवाए थे वो फर्स्ट टेस्ट का मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो पॉलिटी का जो टेस्ट नंबर 2 है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण पॉलिटी का टेस्ट नंबर 3 जो खान ग्लोबल स्टडीज़ का है, खान सर का, वो मैं आज आप लोगों के बीच सॉल्व करवाता हूँ। तो फिर चलते हैं, टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। मतलब भारत को किस रूप में घोषित करता है? भारत का जो संविधान है भारत को किस रूप में घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ के रूप में, एक परिसंघ के रूप में, राज्यों का एक समूह है, या फिर एक संघ के रूप में? तो जो भारत का जो संविधान भारत को घोषित करता है एक संघ के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पे कथन पे विचार करना है। तो क्या है? संसद जो है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? जी, बढ़ा सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है? जी, और घटा सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये गलत है, कर सकता है। तो ये गलत बोल रहा है। संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकता, एकदम कर सकता है। तो इसमें गलत चुनने के लिए बोला गया है, नहीं है जो वो देखना है। तो इसमें जो राइट आंसर आपके दिए जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक जब नया राज्य का गठन होता है, एक नए राज्य के गठन में कैसा बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, एक 2/3, 3/3, 2/3 व आधे राज्यों का अनुसमर्थन, या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है वो कब लागू की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट जो है कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1954 को, 10 दिसंबर 1955 को, 31 अक्टूबर 1957 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना किया गया था वो कितने में किया गया था? 1953 में। और इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ था? किस कारणवश जो भाषाई आधार पे जो पुनर्गठन का जो प्रारंभ किया गया था वो कैसा था? तो घर समिति की रिपोर्ट के अनुसार नहीं, न्यायमूर्ति बांझू समिति रिपोर्ट, श्री रामल्लू की मृत्यु के कारण, राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट से। तो इसका जो मेन रीजन था राज्य पुनर्गठन आयोग का, वो जो श्री रामल्लू की जो मृत्यु हुई थी, वो ये जो थे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे राज्य पुनर्गठन आयोग को लेके। तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण, जिस कारण से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव हो सका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देशीकरण जो है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? जन्म हो गया, चयन हो गया, बल प्रयोग हो गया, वंशानुक्रम हो गया। तो इसका जो देशीकरण का जो नागरिकता प्राप्त करने का जो आधार है वो चयन प्रक्रिया के आधार से किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे खो देगा? एक व्यक्ति जो है, जैसे कोई व्यक्ति हो वो अपनी नागरिकता, भारत की का कोई व्यक्ति हो, वो अपनी नागरिकता कैसे खो देगा? तो ऑप्शन है, वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग करके। जी, ये सही है। वो उसकी नागरिकता वापस ले लिया जाए, या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी नागरिकता कोई ऐसे कामों में लिख दो जो देशद्रोह का काम हो, या फिर देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो, उस कारण से उसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है। बस स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, या फिर वो भारत का है, भारत से बाहर जाकर कहीं वो बस जाए, तो उस केस में भी उसकी नागरिकता जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, संविधान संविधान मूल अधिकार जो है, संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? मूल अधिकार जो है किसकी गारंटी नहीं देता है? तो समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार। तो देख सकते हैं संपत्ति का जो अधिकार था वो उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो कब हटा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया था। तो इसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके अधीन इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखते हैं इसका क्या है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। देखिए 14 से जो 18 की बात करता है वो समानता के अधिकार की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समता की अधिकार। तो इसी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार और उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के उपचार पाने का अधिकार है? तो मूल अधिकार का जो उपचार है, अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उपचार पाने का अधिकार किस में दिया गया? आर्टिकल 28, 29, 30 या फिर 32। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार जो दिया जाता है अनुच्छेद 32 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया 12 नंबर में कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संस्थाएं बनाए जाते हैं और संघ जो बनाए जाते हैं वो किस प्रकार का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटी का अधिकार देता है, केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार देता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये जो संस्थाएं और संघ बना सकता है केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार था। जो सिर्फ भारतीय नागरिक होंगे उसी को ये अधिकार प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निवारक और निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। मतलब निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या फिर 9 माह के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए उसको पुलिस पकड़ के बंदी बना सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानववाद। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरशः अर्थ है शरीर आपके पास, अक्षरशः शरीर आपके पास लाया जाए, तो 100 शरीर लाया जाए। मतलब किस रीट में ऐसा कहा गया कि 100 शरीर आपको किसी के पास पेश किया जाए या फिर वहाँ पे लाया जाए? उत्प्रेषण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व जो बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व के क्या है? तो वाद योग्य है, इस पे बहस कर सकते हैं, या अवाद योग्य है, या कठोर है, या फिर लचीला है। तो इस पे आप जो है ना नीति निर्देशक तत्व किसी राज्य के किसी स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कल्याणकारी काम करे या ना करे। तो इस केस में इसको बात योग्य नहीं मान सकते हैं, कठोर नहीं है, लचीले भी नहीं है। तो इस पे कोई बात नहीं किया जा सकता है, कोई बात विचार इस पे नहीं किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है किसमें प्रतिस्थापित है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, या 7वीं सूची में? तो अभी तो मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये प्रविष्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? मतलब नीति निर्देशक तत्व वही बताया कि राज्य पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कल्याणकारी राज्य करना चाहता है या फिर नहीं। तो इसमें कहेगा ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब है बैंक को लगेगा कि उस चेक को बनाया जाए तो फिर वो आपको
करेगा, अदरवाइज वो लगेगा कि इसे नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेगा। तो किसने, ए के अय्यर ने कहा, कि एम कुंजरू ने कहा, एच वी कामत या के टी शाह ने? तो इसका राइट आंसर है के टी शाह ने कहा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की प्रस्तावना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सिद्धांत में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की जाए, अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जी समान 39 में ही कहा गया समान न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता की जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 48 में जो कहा गया है नगर पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जी नहीं, ये आपको गलत बोला गया। 48 में बोला गया है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की बात की गई है। दुधारू पशुओं की हत्या की 48 में बोला, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की बात की गई है 48 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में? तो देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जी हो सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हो सकते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जी ये भी हो सकते हैं। तो राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये आपका राइट आंसर है जो नहीं हो सकता। जैसे नीतीश कुमार आप जानते हैं कि विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो अगले क्वेश्चन की चलते, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद के नामांकन हेतु, राष्ट्रपति जब अपने पद का नामांकन करते हैं तो प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की जो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति जब नामांकन करते हैं तो उसके लिए अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 20, 50 50, 25 25, 15 15। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए 50 50। तो आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक? 35 वर्ष की आयु एकदम सही है। पढ़ा लिखा, संसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, जी ये सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही। किसी विदेशी नागरिक को राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया नहीं बनाया जा सकता है। तो इस कारण इसमें बोला गया है कि पढ़ा लिखा हो। इसमें पढ़ा लिखा हो या नहीं, ऐसा संविधान में कोई बात नहीं की गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की जो शक्ति है, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति प्रदान किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसको जो है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह के अंदर, उस 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो, मतलब सदन खत्म हो चुका हो, और इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत होते हैं? फिर इसे बुलाने के लिए किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति में निहित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सर्म निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है?
23 में है, 24 में है, 25 में, 26 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 में। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने केवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13 नंबर, 14, 15 या 16? तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा 15वें नंबर। तो इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो उद्देशिका एवं न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। कथन सही की बात की जा रही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सही हैं। ये उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, जी है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना वो आगे बढ़ाना चाहता है, जी है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों के पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। इनमें लोगों को द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जी होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। जो सत्ता में बैठे हुए उसके लोगों के हारने की होता है। प्रत्येक मत का मूल्य जो होता है एक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का जो अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, निजता किस में है? तो 19 है, 14 है, 20 है, 21 है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसके होंगे ऑप्शन नंबर डी 21 हो जाएंगे। आर्टिकल 21 में निजता की बात की गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी तक नियम कानून बन सकता है जब उसे निम्नलिखित में से पास कराया जाए। तो बोलता है संसद का मतलब जो हो गया, ये राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों जब पास कर दिए हों तो कानून कब बनेंगे? ये दोनों के पास करने से कानून नहीं बनते। जब तक इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मुहर न लग जाए तब तक ये कानून नहीं बन पाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? इसमें बोला भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। तो भारतीय का मूल जो अधिकार नहीं है, कानून के समक्ष समानता की बात की गई हो, या फिर इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई हो, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध हो, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो 37 की जो बात की गई है, इसमें बोला गया कानून के समक्ष समानता की बात ये भी है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। अब ये जो दिया हुआ अपना शिक्षण संस्थान बनाने का पर प्रतिबंध नहीं है, इस पर आज़ादी है कि आप अपने पसंद का जो शिक्षण संस्थान है उसको आप बना सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो किस में, मतलब सब जगह है लेकिन एक को छोड़ के नहीं है। तो किस में? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर इसमें किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए, कोरम जो होता है सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक? कोरम का मतलब होता है कि उससे कम अगर सदस्य इन सभी में अगर मौजूद है तो वो सभा नहीं चल सकती है, मतलब उतना होना आवश्यक है। तो इस केस में कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। वो फिर बोला भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो ये तो कॉमन है, सबको पता होगा, 4, 8, 10, 12। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 8 की बात की गई है। 42 में बोला गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो वो कितने दिनों तक रहे थे? 6, 8, 12 या फिर
5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक रहे थे। सबसे लंबे टर्म का यही राष्ट्रपति बने थे। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पद जो है त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किनको, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि आयोग को। तो किसे कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होता है राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति के समक्ष ही ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपयुक्त में से कोई। इसका जो राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों से जो विशेष बहुमत से पास करके प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तभी ये अपना त्यागपत्र इनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा और किसी से नहीं हटाया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा के संदर्भ में बोला कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था जी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, जी ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यसभा का जो गठन 1958 में हुआ था, इसको देखते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, जी ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें जो दिया गया है, तो इसका जो हो जाएगा रॉन्ग आंसर जो हो जाएगा, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। इसका गठन 1958 में ना होकर 23 अगस्त 1954 में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया, योजना किस सूची में वर्णित है। योजना जो होता है, योजना जो किस सूची में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची में। तो 46 का जो आपके आंसर हो जाएंगे ये हो जाते हैं समवर्ती सूची में। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 243, 245, 250 या 255। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 250 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं, जो सदस्य जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराते हुए कौन होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं, मंत्रिमंडल के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं या फिर लोकसभा होते हैं। तो इसका जो लोकसभा का होता है, पार्लियामेंट जो संसद जो बनती है वो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाने से बनती है और ये बनती है। तो जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष कहाँ होते हैं, तो लोकसभा के हैं, तो ये लोकसभा के ही लोग करेंगे। तो 49 में बोलता है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के, जनता के प्रतिनिधियों के। तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, पार्लियामेंट वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको ये डिस्कशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। मतलब नियुक्त जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राजदूत है, राजदूत किए जाते हैं, प्रधानमंत्री भी किए जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो है ना उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जी धन्यवाद।